जय हिंद दोस्तों, आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पर स्वागत है। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1842 यानी शॉर्ट में जिसे हम लोग टीपीए बोलते हैं उसका प्री यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ से करते हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन 1 से 25 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1882 को, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1882 को, ऑप्शन सी 15 जुलाई 1882 को, ऑप्शन डी 1 सितंबर 1882 का। इसका सही आंसर है बी यानी 1 जुलाई 1882 को। तो इसका हम व्याख्या पढ़ें। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 जो 17 फरवरी 1882 को बनकर तैयार हुआ, जिसका अधिनियम संख्या 4 है एवं 1 जुलाई 1882 को प्रवृत्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, संपत्ति अंतरण अधिनियम किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ यानी किस वर्ष में बना था? ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1881 और ऑप्शन डी 1880। तो इसका सही ऑप्शन हुआ 1882। तो इसका व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या है? जब से लागू हुआ वही इसका व्याख्या हुआ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति अंतरण अधिनियम प्रवृत्त हुआ। ऑप्शन ए 1 जुलाई 1882 को, ऑप्शन बी अगस्त 1 1982 को, ऑप्शन सी सितंबर 1 1882 को, ऑप्शन डी अक्टूबर 1 1882 को। इसका गलती से आंसर लग चुका है। इसका सही आंसर सी है यानी 1 सितंबर 1882 को इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1 जुलाई 1882 से लागू हुआ। समझे? यह क्वेश्चन आपको यूपी जे में पूछ चुका है 2015 में रिपीट अगेन। छत्तीसगढ़ जे में पूछ चुका है सिविल जज में 2014 में, उत्तराखंड सिविल जज में पूछ चुका है 2009 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक के बाद एक ये कंटिन्यू हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का अध्याय 2 किस विधि के नियम को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए क्रिश्चियन विधि, ऑप्शन बी मुस्लिम विधि, ऑप्शन सी पारसी विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी मुस्लिम लॉ। ओके, मुस्लिम विधि पर यह प्रभावकारी नहीं माना जाता है। अध्याय 2। तो इसका व्याख्या पढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 2 के अनुसार, धारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार और इस अधिनियम के दूसरे अध्याय की कोई बात मोहम्मदन यानी मुस्लिम विधि के किसी बात पर प्रभाव डालने वाले नहीं माने जाएंगे। ओके, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति को परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए धारा 1, ऑप्शन बी धारा 2, ऑप्शन सी धारा 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी यानी इसमें से कोई नहीं। कहने का मतलब ये हुआ संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया। इसका हम व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के धारा 3 में अचल संपत्ति की परिभाषा है, किंतु अधिनियम की किसी भी धारा में संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी धारा संपत्ति अंतरण को परिभाषित करता है? न कि संपत्ति को, यहाँ पे संपत्ति अंतरण को परिभाषित करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 4, ऑप्शन डी धारा 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी धारा 5। ओके, तो इसका व्याख्या पढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 में संपत्ति को परिभाषित किया गया है।
कि संपत्ति को नहीं, संपत्ति अंतरण को परिभाषित किया गया। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 संपत्ति कथन और करण वाला क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कथन ए संपत्ति एक व्यापक शब्द है और इसमें प्रतिलिप्यधिकार शामिल है। करण 2 यानी आर। ओके। संपत्ति अंतरण अधिनियम पेटेंट सहित सभी प्रकार की संपत्ति का विचार करता है। ठीक। इसका ऑप्शन देखा जाए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ओके। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन में जाने से पहले इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। संपत्ति एक व्यापक शब्द है और इसमें प्रतिलिप्यधिकार शामिल है। यह सत्य है, जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम मात्र स्थावर संपत्ति पर विचार करता है, न कि पेटेंट या अन्य प्रकार की संपत्ति पर। अतः कारण आर गलत है। ओके। अब क्वेश्चन 8 न्यायालय ने निम्नलिखित संपत्ति में से किसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दिया। ऑप्शन ए मार्ग का अधिकार। ऑप्शन बी स्थावर संपत्ति के भाटा को वसूल करने का अधिकार। ऑप्शन सी पूजा का अधिकार। ऑप्शन डी मछली पकड़ने का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके। ये क्वेश्चन आपको एमपी एचजीएस में पूछ चुका है प्री में और एमपी सिविल जज में पूछा है। एमपी एचजीएस में पूछा है आपको 2010 में, एमपी सिविल जज में 1993 यानी 1993 में पूछा है। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन 8 का एक्सप्लेनेशन। मार्ग का अधिकार स्थावर संपत्ति से भाटक वसूल करने का अधिकार एवं मछली पकड़ने का अधिकार स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आता है, जबकि ईशान चंद्र बनाम मनमोहनी महामाया बनाम हरिदास एवं जगदेव बनाम श्याम शरण के वाद के अनुसार पूजा का अधिकार अचल संपत्ति नहीं है। न्यायालय ने निम्नलिखित को भी स्थावर अचल संपत्ति नहीं माना। कॉपीराइट को भी नहीं माना है, रॉयल्टी को भी नहीं माना है, सरकारी प्राइमेजरी नोट को भी नहीं माना है, सरकारी प्रोनोट या बकाया के लिए डिक्री को या यजमान वृत्ति या अचल संपत्ति के विक्रय के डिक्री को भी ये अचल संपत्ति नहीं माना। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 चलते। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किस संपत्ति को अचल संपत्ति के रूप में मान्यता किसी संविधि द्वारा नहीं प्राप्त किंतु न्यायालय द्वारा प्राप्त है। ऑप्शन ए मार्ग का अधिकार। ऑप्शन बी स्थावर संपत्ति से भाटक वसूल करने का अधिकार। ऑप्शन सी पूजा का अधिकार। ऑप्शन डी मछली पकड़ने का अधिकार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी पूजा करने का अधिकार। ओके। इसका व्याख्या जो ऊपर में था क्वेश्चन नंबर 8 का वही इसका व्याख्या है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खरा कास्ट नहीं आता। ऑप्शन ए यह सही है। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी जब तक जमीन में गहरा हो आती है। ऑप्शन डी केवल कास्ट के डंगाल स्थावर संपत्ति नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए यानी सही स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खरा कास्ट नहीं आता है। ओके। ऑप्शन ए के अनुसार इसका व्याख्या देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खरा कास्ट उक्ति फसलें या घास नहीं आता है, अतः विकल्प ए सही। अब हम लोग ऑप्शन यानी क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत खरा कास्ट है। ऑप्शन ए केवल स्थावर संपत्ति जब तक भूमि संलग्न न कर दिया गया। ऑप्शन बी स्थावर संपत्ति जब तक कि भूमि से अलग करने की संविदा न हो स्थावर संपत्ति नहीं है। सी ऑप्शन डी स्थावर संपत्ति यदि मूल्य 100 रुपये से अधिक हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी स्थावर संपत्ति ये नहीं है। ओके। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित संपत्ति में से कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति है। यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन एक ऑप्शन है
जो अचल संपत्ति है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बढ़ते हुए महुआ का पेड़, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी उगती फसलें एवं ऑप्शन डी खरी हुई काष्ठ। तो इसका सही आंसर है उगती हुई फसलें, यानी अचल संपत्ति उगती बढ़ते हुए महुआ का पेड़ है, यानी सब चल संपत्ति। ओके, तो हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार स्थावर संपत्ति में शामिल नहीं है, यानी स्थावर संपत्ति में कौन शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए कमजोर मकान, ऑप्शन बी उगती फसल, ऑप्शन सी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी रास्ते का अधिकार। तो इसमें आपको सही आंसर है बी उगती फसलें, खरी काष्ठ, उगती फसलें एवं घास। वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में था वही वाला है, एज इट इज है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार शब्द अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं? पहला ए जमीन, बी खान, सी कृषि योग्य जमीन, डी उपजी फसलें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको हो गया डी उपजी फसलें। उपजी फसलें को ही उगते हुए फसलें कहते हैं। ओके, इसका व्याख्या वही जो है खरी काष्ठ, उगती फसलें और घास, वही इसकी व्याख्या है। अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए जमीन का पट्टा, उगने वाली फसलें, रास्ते का अधिकार। अचल संपत्ति की आमदनी के जीवन है, तो इसका वही उगने वाली घास फसलें जो है ये जो नहीं है, तो खरी काष्ठ, उगती फसलें या घास, वही उगती फसलें यानी उगने वाली फसलें वही है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 के तहत हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सी अचल संपत्ति है? ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी प्रॉफिट, डी पेंड्रेम, ऑप्शन सी रॉयल्टी, ऑप्शन डी साख। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है डी, यानी साख। ओके, संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 3 के अनुसार कॉपीराइट, प्रॉफिट, डी पेंड्रेम, रॉयल्टी अचल संपत्ति नहीं है, किंतु साख अचल संपत्ति है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति में शामिल नहीं है, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति में क्या क्या शामिल नहीं है यही पूछ रहा है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए इमारत, बी भूमि, सी तालाब, डी खरा काष्ठ। ऑप्शन 17 का सही आंसर है ऑप्शन डी। ओके, इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसका, ये देखिए कितना बार पूछा हुआ है, बहुत रिपीट अगेन वाला क्वेश्चन इसका देखिए। उत्तराखंड PCSJ में पूछा था 2015 में, उत्तराखंड सिविल जज में पूछा था 2009 में, बिहार PCSJ में पूछा था 2009 में। बहुत ही ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर चलते हैं। अचल संपत्ति की वर्गीकृत तालिका में कौन से पद सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए विनी यानी बाजार जो बोलते हैं, हॉट और पट्टे का अधिकार, ऑप्शन बी सेलिंग फैन का विक्रय, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी सुखाधिकार। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है बी सेलिंग फैन का विक्रय। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से स्थावर संपत्ति नहीं है? रॉयल्टी, रास्ते का अधिकार, मत्स्य खोट का अधिकार, बंधक मोचन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सही है, यानी रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है? स्थावर संपत्ति नहीं है, राइट। व्याख्या देखते हैं। रॉयल्टी को अचल संपत्ति नहीं माना जाता है, शेष अपने प्रकृति और न्याय निर्वचनों में स्थावर संपत्ति माना गया। कहने का मतलब रॉयल्टी जो है वो अचल संपत्ति नहीं मानी जाती है, ये क्या होती है? चल संपत्ति मानी जाती है। जबकि तो ये अन्य जो उसके अलावा है ये सब क्या है? जो स्थावर संपत्ति है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। अचल संपत्ति में शामिल नहीं मकान, घूमता हुआ सिनेमा घर, खरीफ फसल एवं क्वेश्चन ऑप्शन डी रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेल चलती है।
इसके रिपीट फिर से कर देते हैं। अचल संपत्ति में शामिल नहीं है मकान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी घूमती हुई सिनेमाघर, ऑप्शन सी खरीफ फसलें, ऑप्शन डी रेलवे स्टेशन क्योंकि रेल चलती है। देखिए घुमाने के लिए कैसे कैसे सवाल करता है आयोग। यह है उत्तर प्रदेश का 2003 एमपी का 1983 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है सी, यानी खरीफ फसलें। समझे। इसका व्याख्या देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खरा काष्ठ उक्त फसलें या घास नहीं आती, अतः खरीफ फसल चल संपत्ति नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 के चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भूमि में निविष्ट, मतलब भूमि से जो बद्ध है, भूमि से जो संबंधित है चीज़ें सम्मिलित की गई है परिभाषा में। कहाँ पर यह सम्मिलित की गई? स्थावर संपत्ति की परिभाषा या मूर्त स्थावर संपत्ति की परिभाषा में, या भूबद्ध की परिभाषा में, या अमूर्त स्थावर संपत्ति की परिभाषा में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सही ऑप्शन सी है, यानी भूबद्ध। जो भूमि से निर्विष्ट है, निर्विष्ट करने का मतलब भूमि से जो संबंधित है या भूमि से जो संबंधित है वही होता है भूबद्ध। ओके, इसका नंबर क्वेश्चन इसका सही हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो गया आपको सी। ओके, इसका व्याख्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का व्याख्या। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 निर्वाचन खंड से संबंध है। इसमें भूबद्ध से अभिप्रेत है भूमि से मूलित, जैसे कि पेड़ व झाड़ियाँ भूमि से संबंधित है, भूमि में उसकी जड़ होती है। भूमि में निर्विष्ट, जैसे भित्तियाँ या निर्माण, अथवा जो भित्ति यानी घर हो गया जो निर्माणाधीन हो गया, वो नीचे से घर निर्माणाधीन होता है ना। ऑप्शन सी, ऐसी विशिष्ट वस्तु से इस प्रकार भूबद्ध कि जिससे वह भूबद्ध है उसका स्थायी लाभप्रद उपयोग किया जा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अनुयोज्य दावा है? क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा है? ओके, ऑप्शन ए बंधक ऋण, ऑप्शन बी मध्यवर्ती लाभ, ऑप्शन सी डिक्री, और ऑप्शन डी भविष्य निधि। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है भविष्य निधि। इसकी व्याख्या देखते हैं। भविष्य निधि अनुयोज्य दावा है, जबकि बंधक ऋण मध्यवर्ती लाभ तथा डिक्री अनुयोज्य दावा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा नहीं है? मध्यवर्ती लाभ का दावा, बकाया किराया का दावा, भागीदारी में अंश, या ऑप्शन डी बेसागी धन की वापसी का दावा। ऑप्शन क्वेश्चन 23 का सही ऑप्शन है ए, मध्यवर्ती लाभ का दावा। ये जो है अनुयोज्य दावा नहीं है, इसके अलावा जो सब है अनुयोज्य दावा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, नुकसानी के लिए वाद का अधिकार, यह क्या है? अनुयोज्य दावा है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी अनुयोज्य दावा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाद लाने का अधिकार मात्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अंतर्निय है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी अनुयोज्य दावा नहीं है। नुकसानी के लिए वाद लाने का जो अधिकार है ये क्या है? अनुयोज्य दावा नहीं है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। नुकसानी के लिए वाद का अधिकार संपत्ति अंतरण अधिनियम का अंतर्गत अनुयोज्य दावा नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अनुयोज्य दावा है? ऑप्शन ए मुस्लिम महिला के अदत्त मेहर का दावा, ऑप्शन बी अप्रकृत विधि के अंतर्गत नुकसानी का अधिकार, ऑप्शन सी मध्यवर्ती लाभ के लिए दावा, ऑप्शन डी किसी पुस्तक का प्रतिलाभ्य अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुयोज्य दावा है। तो अनुयोज्य दावा कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम महिला के अदत्त मेहर का दावा क्या है? अनुयोज्य दावा है। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। विवाह में तय किए गए मेहर की राशि का भुगतान पति द्वारा नहीं किए जाने पर वह धनराशि पति पर ऋण मानी जाती है। मुस्लिम महिला द्वारा अपने इस अदत्त मेहर के धनराशि प्राप्त करने का न्यायालय में दायर किया गया वसूली वाद अनुयोज्य दावा है। अनुयोज्य दावा को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त किया जाता है। आपको
मेरे साथ देने के लिए धन्यवाद। अब अगला सेशन में इससे आगे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।